स्टूडेंट्स बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स ऑनर्स के पेपर फोर्थ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स यानी गणितीय सांख्यिकी में हम आघूर्ण का अध्ययन कर रहे थे। यानी कल हमने मोमेंट्स पढ़ा था। तो कल के लेक्चर में हमने सबसे पहले मोमेंट्स की डेफिनेशन, दोनों तरह के मोमेंट्स को डिफाइन किया था और उसके बाद एक रिलेशन स्थापित किया था म्यू आर तथा म्यू आर डैश के मध्य। यानी म्यू आर को म्यू आर डैश के पदों में व्यक्त किया था, जिसे हम ऐसे कह सकते हैं कि माध्य के सापेक्ष आघूर्ण म्यू आर को किसी श्वेत संख्या ए के सापेक्ष आघूर्णों म्यू आर डैश के पदों के रूप में व्यक्त किया था, जिसको हमने समीकरण ए से लिखा था। और फिर उसके बाद हमने कुछ पर्टिकुलर केसेस देखे थे, विशेष स्थितियां देखी थी, जिनमें हमने आर के अलग अलग मान रखकर म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर को म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश और म्यू फोर डैश के पदों के रूप में व्यक्त किया था। आज हम उसी रिलेशन का कन्वर्सली या विलोम प्रूफ करेंगे या विलोम देखेंगे, जो हमने कल आपको असाइनमेंट में भी दिया था। यानी म्यू आर डैश को म्यू आर के पदों में व्यक्त करेंगे आज, जो इस रिलेशन से ये रिलेशन आएगा हमें। तो इस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए हम म्यू आर डैश की परिभाषा से शुरू करते हैं। किसी बंटन के लिए किसी श्वेत संख्या ए के सापेक्ष आघूर्ण म्यू आर डैश की ये परिभाषा होती है। जैसा हमने कल के रिलेशन को स्थापित करते वक्त किया था कि हमने ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ए को एंटर किया था, क्योंकि हमें म्यू आर डैश के पदों के रूप में व्यक्त करना था। अभी हमें म्यू आर यानी माध्य के सापेक्ष लिए गए आघूर्णों के पदों के रूप में व्यक्त करना है, तो हमें एक्स बार ब्रैकेट में लिखना होगा। उसके लिए हमने एक्स बार को घटा दिया और एक बार जोड़ दिया, ब्रैकेट के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हमारा म्यू आर डैश के लिए ये एक्सप्रेशन हुआ। अब हम एक्स आई माइनस एक्स बार को जेड आई लिख देते हैं और एक्स बार माइनस ए को हम डी लिखते आ रहे हैं। तो म्यू आर डैश का हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 1/N समेसन एफ आई इंटू जेड आई प्लस डी की होल पावर आर, जहाँ जेड आई क्या है एक्स आई माइनस एक्स बार और डी एक्स बार माइनस ए। यहाँ स्पष्ट है डी कांस्टेंट है, जबकि जेड आई वेरिएबल है, चर है। अब हम जेड आई प्लस डी की होल पावर आर के लिए द्विपद प्रसार लिख देते हैं। तो जेड आई प्लस डी की पावर आर का द्विपद प्रसार होगा जेड आई की पावर आर प्लस आर सी वन, जेड आई की पावर आर माइनस वन, डी की पावर वन प्लस आर सी टू, जेड आई की पावर आर माइनस टू, डी की पावर टू प्लस लास्ट टर्म जो कि आर प्लस वन टर्म होगी, वो होगी डी की पावर आर। या हम कह सकते हैं कि ये होगी आर सी आर जेड आई की पावर आर माइनस आर इंटू डी की पावर आर, जो डी की पावर आर के इक्वलेंट ही है। तो ये म्यू आर डैश के लिए ये एक्सप्रेशन हुआ। फाइनली हम समेशन को अप्लाई करें प्रत्येक टर्म पर, तो चूंकि आर सी वन और स्मॉल डी दोनों कांस्टेंट हैं, आर सी वन भी कांस्टेंट है और स्मॉल डी भी कांस्टेंट है, एक्स बार और स्मॉल ए दोनों कांस्टेंट है, फाइनली स्मॉल डी भी कांस्टेंट है। तो ये समेशन से फ्री होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, फाइनली ये समेशन से बाहर आ सकते हैं। इसी तरह से दूसरी टर्म में आर सी टू और डी की पावर टू कांस्टेंट है और लास्ट टर्म में डी की पावर आर कांस्टेंट है। तो हमारे पास म्यू आर डैश के लिए ये एक्सप्रेशन होगा। और म्यू आर यानी माध्य के सापेक्ष आघूर्ण की परिभाषा से हम जानते हैं कि म्यू आर डिफाइन होता है 1/N समेसन एफ आई जेड आई की पावर आर, जहां जेड आई क्या है एक्स आई माइनस एक्स बार। तो पहली टर्म को म्यू आर लिखा जा सकता है। इसी तरह से दूसरे पद में इस एक्सप्रेशन को म्यू आर माइनस वन लिखा जा सकता है और तीसरी टर्म में इस एक्सप्रेशन को म्यू आर माइनस टू लिखा जा सकता है। लास्ट टर्म में समेसन एफ आई कैपिटल एन से कैंसिल हो जाएगा
और सिर्फ डी की पावर आर ही बचेगा। तो हमारे पास म्यू आर डैश को म्यू आर के पदों में व्यक्त करने के लिए ये संबंध आया, जिसको हमने समीकरण बी से व्यक्त किया है। अब हम कुछ विशेष स्थितियां देखेंगे r इक्वल्स टू 1 2 3 रखकर म्यू वन डैश म्यू टू डैश और म्यू थ्री डैश के मान देखेंगे कि वो म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री से किस तरह से संबंधित है। समीकरण बी में r इक्वल्स टू 1 रखने पर म्यू वन डैश के लिए दो टर्म्स होंगी, म्यू वन प्लस म्यू जीरो इंटू डी। अब हम माध्य के सापेक्ष प्रथम आघूर्ण के लिए जानते हैं कि म्यू वन का मान 0 होता है। फाइनली म्यू वन डैश का मान d आया। इसी तरह से समीकरण बी में r इक्वल्स टू 2 रखें तो म्यू टू डैश के लिए 3 टर्म होंगी और हम हल करेंगे, म्यू वन का मान रखेंगे तो म्यू टू डैश के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आया म्यू टू प्लस डी स्क्वायर। म्यू टू की परिभाषा से जानते हैं म्यू टू सिग्मा स्क्वायर होता है और सिग्मा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को एस स्क्वायर भी कहते हैं। तो म्यू टू डैश एस स्क्वायर आया, यानी जो हमने परिभाषा से म्यू टू डैश फाइंड किया था वही इस रिलेशन से आया है। तीसरा, जब हम r इक्वल्स टू 3 रखें समीकरण बी में तो म्यू थ्री डैश के लिए हमारे पास 4 टर्म होंगी। तीसरी टर्म में म्यू वन इक्वल्स टू 0 रखेंगे और 3c1 का मान 3 होता है, 3c3 1 होगा। म्यू जीरो जीरोथ मोमेंट अबाउट मीन की वैल्यू 1 होती है। तो म्यू थ्री डैश हमारा हुआ म्यू थ्री प्लस 3 म्यू टू डी प्लस डी क्यूब। ये एक्सप्रेशन हुआ म्यू थ्री डैश के लिए। इसी तरह से अगर r बराबर 4 रखें तो हमारे पास म्यू फोर डैश के लिए 5 टर्म होंगी और सॉल्व करने पर हमें म्यू फोर डैश के लिए ये एक्सप्रेशन मिलेगा म्यू फोर प्लस 4 म्यू थ्री डी प्लस 6 म्यू टू डी स्क्वायर प्लस डी की पावर 4। मूल बिंदु तथा स्केल परिवर्तन का आघूर्णों पर क्या प्रभाव होगा वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। पीछे कुछ मेजर्स के लिए, कुछ मापों के लिए, जैसे कि मानक विचलन और माध्य विचलन के लिए हम मूल बिंदु तथा स्केल परिवर्तन का उन पर इफेक्ट देख चुके हैं। तो उसी तरह से हम इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन मोमेंट्स इस टॉपिक में देखेंगे। तो मान लीजिए कोई बंटन दिया हुआ है जिसका चर x से व्यक्त कर रहे हैं और x के मानों को हम xi से व्यक्त कर रहे हैं। यदि हम चर का मूल बिंदु परिवर्तित कर एक नया चर u बनाए और u के मान हमारे ui से व्यक्त होंगे तो ui इस तरह से डिफाइन होगा, यानी हमने चर के मूल बिंदु को a पर ट्रांसफर कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है। तो जो नए चर का माध्य होगा u बार वो इस तरह से होता है x बार माइनस a, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो माध्य के परित आघूर्ण की परिभाषा से हम जानते हैं म्यू आर जो चर x का माध्य के सापेक्ष आघूर्ण इस तरह से डिफाइन होता है। यदि हम समीकरण 1 से xi का मान रखें और x बार का मान समीकरण 2 से रखें और हल करने पर हमारे पास चर x के लिए माध्य के सापेक्ष आघूर्ण के लिए ये एक्सप्रेशन आता है जो कि चर u का माध्य के सापेक्ष आघूर्ण ही है। अतः हम कह सकते हैं कि माध्य के परित आघूर्ण मूल बिंदु परिवर्तन से स्वतंत्र है। मूल बिंदु का परिवर्तन का कोई इफेक्ट नहीं होता माध्य के परित आघूर्णों पर। अब हम किसी श्वेत संख्या से लिए गए आघूर्णों पर मूल बिंदु के परिवर्तन का इफेक्ट देखेंगे। हम कैलकुलेशन गणना की सरलता के लिए हम वो श्वेत संख्या a ही चुन लेते हैं जिस पर हमने मूल बिंदु को परिवर्तित किया है। तो a के परित आघूर्ण की परिभाषा से हम जानते हैं x म्यू आर डैश डिफाइन होता है 1/N समेशन fi xi माइनस a की होल पावर r। समीकरण 1 से xi के मान रखने पर म्यू आर डैश होगा 1/N समेशन fi ui प्लस a माइनस a की होल पावर r। कैलकुलेशन करने के बाद म्यू आर डैश का मान ये आया जो कि चर u का a बराबर 0 के सापेक्ष आघूर्ण को व्यक्त कर रहा है। अतः
किसी संख्या a के सापेक्ष आघूर्ण मूल बिंदु परिवर्तन से स्वतंत्र नहीं है। स्पष्ट है। अब हम स्केल परिवर्तन का इफेक्ट देखेंगे। यदि चर x के स्केल मूल बिंदु तथा स्केल को बदलकर एक नया चर इस प्रकार बनाया जाए ui इक्वल्स टू xi माइनस a अपॉन स्मॉल h, जहाँ i कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर स्मॉल n तक i के मान हैं। तो ये स्केल को परिवर्तित कर दिया हमने, जहाँ a हमारी मर्जी से कोई संख्या है और स्मॉल h आघूर्ण का स्केल है या स्केल है, सिर्फ स्केल भी बोल सकते हैं। तो xi का मान होगा a प्लस एच यू आई, इसको हल करने के बाद, और यहाँ से हम माध्य निकाल सकते हैं x बार और चर u के माध्य u बार में ये संबंध होगा x बार इक्वल्स टू a प्लस एच यू बार। अब हम माध्य के परितारवां आघूर्ण की परिभाषा देखते हैं। xi और x बार के यहाँ से मान रखते हैं। हल करने पर म्यू आर इक्वल्स टू ये रिलेशन प्राप्त होता है, यानी माध्य के परित चर x का आघूर्ण बराबर h की पावर r, चूंकि h कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा समेशन से, h की पावर r माध्य के परित चर u का आघूर्ण। इसी तरह से स्वैच संख्या a के सापेक्ष आघूर्ण म्यू आर डैश की ये डेफिनेशन होती है। xi का मान हम रख दें तो, और हल करने के बाद h समेशन से इंडिपेंडेंट है, h की पावर r बाहर आ जाएगा। तो म्यू आर डैश के लिए ये एक्सप्रेशन हुआ, यानी चर x का किसी बिंदु के परितारवां आघूर्ण, चर x का किसी बिंदु के परितारवां आघूर्ण होता है h की पावर r इंटू चर u का मूल बिंदु यानी a बराबर 0 के सापेक्ष r वां आघूर्ण के बराबर होता है। तो ये इफेक्ट होता है स्केल परिवर्तन का। तो जो हमारे माध्य के सापेक्ष आघूर्ण हैं वो भी स्केल परिवर्तन से स्वतंत्र नहीं है। इसी तरह से किसी स्वैच संख्या a के सापेक्ष आघूर्ण भी स्केल परिवर्तन से स्वतंत्र नहीं है। ये स्पष्ट हो गया। आज हमने एक असाइनमेंट में एक क्वेश्चन दिया है कि एक बंटन है जिसके लिए आपको माध्य के परित प्रथम 4 आघूर्णों की गणना करनी है, यानी μ1 का मान निकालना है, μ2 निकालना है, μ3 और μ4 के मान निकालने हैं इस बंटन के लिए, जिसमें चर के मान दिए हुए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज बारंबारताएं दी हुई हैं।